हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी लेखांकन प्रक्रिया पर। और इस लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो लेखांकन प्रक्रिया होती है, लेखांकन प्रक्रिया, इस लेखांकन प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो कार्य किया जाता है वो होता है मौद्रिक लेन देनों की पहचान और फिर इन मौद्रिक लेन देनों का मुद्रा में मापन। उसके बाद इन व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में अभिलेखन। इसके बाद इन व्यवहारों को वर्गीकृत कर देते हैं तो ये हो जाएगा वर्गीकरण। इसके बाद वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं, इन व्यवहारों को, जो वर्गीकृत व्यवहार हैं, इनको हम संक्षिप्त कर देते हैं। संक्षिप्त करके हम सारांश पता करते हैं। सारांश के अंतर्गत हम इनका लाभ या हानि की जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। तो या तो आप कह सकते हैं कि इनका हमें संक्षिप्तीकरण करना है, संक्षिप्तीकरण, या सारांश तैयार करना, सारांश तैयार किया जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, संक्षिप्तीकरण और सारांश के बाद विश्लेषण कार्य किया जाता है और विश्लेषण कार्य के बाद संप्रेषण का कार्य किया जाता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया ही लेखांकन प्रक्रिया होती है। पहचान से लेकर संप्रेषण तक संपूर्ण प्रक्रिया लेखांकन प्रक्रिया होती है। लेकिन मूल रूप से इस संपूर्ण प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम जो भाग होता है, यहां से लेकर यहां तक का जो कार्य होता है, इस कार्य को कहा जाता है पुस्तपालन। ये कार्य होता है पुस्तपालन का कार्य। पुस्तपालन अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे अपन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी कि पुस्तकों में किस प्रकार से व्यवहारों को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाए, यही अपना पुस्तपालन का कार्य होता है। पुस्तपालन। इसके बाद जो द्वितीय यहाँ पे भाग होता है, वो द्वितीय भाग को कहा जाता है यहां लेखांकन। ये होता है अपना लेखांकन। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। तो दो भागों में हमने लेखांकन प्रक्रिया को डिवाइड कर दिया है। सर, पहला जो भाग है ये है बुक कीपिंग और दूसरा भाग है, इसको कहा जाता है लेखांकन। प्रथम भाग जो बुक कीपिंग है, इसको आप लेखांकन प्रक्रिया की प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत पहचान, मापन, अभिलेखन और वर्गीकरण का ही कार्य किया जाता है। इसलिए आप इसे लेखांकन प्रक्रिया की या लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी भी कह सकते हैं। जबकि लेखांकन जो है इस पुस्तपालन की संपूर्ण प्रक्रिया के बाद होता है, क्योंकि जब हम व्यवहारों को अभिलेखित करेंगे अर्थात लेखा पुस्तक में दर्ज करेंगे, तो दर्ज करने के बाद उनको हम खाता बही में वर्गीकृत करेंगे और खाता बही में जिन व्यवहारों को वर्गीकृत किया है, इन वर्गीकृत लेन देनों से या वर्गीकृत जो खाता बही है, इस खाता बही के आधार पर हम पूरे वर्ष की जो खाता बही बनाई, इसके आधार पर हम वर्ष के अंत में सारांश तैयार करते हैं, खातों को संक्षिप्त करते हैं। संक्षिप्तीकरण का अर्थ है कि वर्गीकृत जो लेन देन, वर्गीकृत जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड को आपको संक्षिप्त करके सारांश तैयार करना है और लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक वर्गीकरण तक का कार्य पूरा ना हो जाए, तब तक आप ये संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और संप्रेषण का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रथम सीढ़ी क्या होगी? लेखांकन प्रक्रिया की पुस्तपालन होगी। और ये जो है संक्षिप्तीकरण, सारांश, विश्लेषण, संप्रेषण, ये दूसरी सीढ़ी होती है। किसकी सर? लेखा शास्त्र की या लेखांकन प्रक्रिया की दूसरी सीढ़ी किसे कहा जाता है? लेखांकन को कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर, जब हम लेखा शास्त्र और लेखा शास्त्र की दो भाग बना दिए अपन ने, इसे लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी कहा पुस्तपालन को, और इसे हमने दूसरी सीढ़ी कहा, तो इसके अंतर्गत देखिए ध्यान से, हमने इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए पुस्तपालन के अंतर्गत। तो आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि पुस्तपालन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, आप क्या कहेंगे? सर, मौद्रिक व्यवहारों की पहचान, मौद्रिक व्यवहारों का मुद्रा में मूल्यांकन या मापन, मौद्रिक व्यवहारों का प्रारंभिक पुस्तकों में अभिलेखन
और अभिलेखित व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करने का कार्य पुस्तपालन के अंतर्गत करते हैं। जबकि लेखांकन के अंतर्गत वर्गीकृत लेन देनों को संक्षिप्तीकरण या सारांश तैयार करते हैं, फिर उनका विश्लेषण और अंत में संप्रेषण का कार्य लेखांकन के अंतर्गत संपादित किया जाता है। अगर आपसे इनके उद्देश्य पूछे जाएं तो पुस्तपालन का उद्देश्य होता है सिस्टमेटिक तरीके से आपको व्यवहारों को पुस्तकों में लिखना, जबकि इसका उद्देश्य होता है लाभ हानि की जानकारी तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी को प्राप्त करना। तो देखिए इनका उद्देश्य लिख लेते हैं। पुस्तपालन, ये जो मुख्य भाग पुस्तपालन था, इस पुस्तपालन का उद्देश्य क्या होता है, व्यवस्थित। यहां पुस्तपालन का उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो उद्देश्य होगा पुस्तपालन का व्यवस्थित ढंग से लेन देनों को, कौन से लेन देन, जो वित्तीय लेन देन, लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, ये इसका उद्देश्य होता है। जबकि लेखांकन का अगर आपको उद्देश्य पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, सर लेखांकन का उद्देश्य होता है, इसका लेखांकन के उद्देश्य की बात करेंगे तो लेखांकन का उद्देश्य होगा लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, यह इसका उद्देश्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये जो पुस्तपालन का जो व्यक्ति कार्य करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पुस्तपालन का कार्य करने वाले को पुस्तपालक या क्लर्क कहा जाता है, और लेखांकन का कार्य करने वाले को लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट इंग्लिश में कहा जाता है, अकाउंटेंट। यहां पुस्तपालक या इसको क्लर्क भी कह सकते हैं, ये जूनियर स्टाफ होता है, लेखापाल एक सीनियर स्टाफ होता है। अब हम अगर इस पे आगे और कुछ चर्चा करें तो ये जो कार्य होता है पुस्तपालन का, ये जो कार्य है, ये कार्य दैनिक प्रकृति का कार्य होता है, दैनिक प्रकृति का कार्य। दैनिक प्रकृति का अर्थ क्या होगा कि सर ये कार्य हर रोज किया जाता है, क्योंकि लेन देन तो व्यापार में हर रोज होते हैं। तो जैसे ही लेन देन होगा, लेन देनों की पहचान, मापन, अभिलेखन और वर्गीकरण का कार्य हर रोज किया जाएगा। जबकि ये जो लेखांकन कार्य जिसके अंतर्गत हम सारांश तैयार करके लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये सारांश तैयार करने का जो कार्य होता है ये वर्ष में सिर्फ एक ही बार होता है। तो यह कार्य जो है दैनिक प्रकृति का कार्य नहीं होता है। ये जो कार्य है सर ये होता है विश्लेषणात्मक प्रकृति का कार्य होता है, ना कि दैनिक प्रकृति का। विश्लेषणात्मक प्रकृति होती है इस कार्य की, या फिर विश्लेषणात्मक आप ना कहें तो इसको आप गतिशील प्रकृति का भी कार्य कह सकते हैं। हर बार वर्ष के अंत में कार्य होता ही रहता है। इसके बाद हम इस पर चर्चा करें तो लेखांकन कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। लेखांकन के लिए, इस कार्य के लिए विशेष ज्ञान, किसका विशेष ज्ञान सर, लेखांकन का विशेष ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुभव आवश्यक होता है, विशेष ज्ञान एवं अनुभव आवश्यक होता है। जबकि हम पुस्तपालन पर अगर चर्चा करें तो पुस्तपालन के कार्य के लिए कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इस कार्य को एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। तो इस कार्य को सामान्य, यहां लिख देता हूं मैं, इस कार्य को सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। किस कार्य को सर, ये पुस्तपालन का जो कार्य होता है, इस कार्य को एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है।
जबकि लेखांकन कार्य के लिए लेखांकन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है, एक विशिष्ट अनुभव होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को विशिष्ट अनुभव होगा वो व्यक्ति लेखांकन कार्य कर सकता है, लेकिन पुस्तक पालन कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे नॉर्मल सा अकाउंटिंग का नॉलेज हो, वो आदमी भी इस कार्य को कर सकता है। तो ये था आपका कुछ लेखांकन प्रक्रिया के दो भाग, पुस्तक पालन और लेखांकन। अगर इनमें आपसे अंतर पूछा जाए तो आपके पास बहुत सारे अंतर हो चुके हैं कि अंतर क्या हुआ सर। पुस्तक पालन जो होता है उसके अंतर्गत पहचान, मापन, अभिलेखन, वर्गीकरण को शामिल किया जाता है, जबकि लेखांकन के अंतर्गत संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और संप्रेषण को शामिल किया जाता है। पुस्तक पालन लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी है, जबकि लेखांकन पुस्तक पालन की लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी होती है। पुस्तक पालन का जो उद्देश्य होता है वो व्यवस्थित ढंग से लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना होता है, जबकि यहाँ लेखांकन का जो उद्देश्य होता है वो लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना होता है। पुस्तक पालन के कार्य करने वाले व्यक्ति को क्लर्क या फिर पुस्तक पालक कहा जाता है, जबकि लेखांकन कार्य करने वाला व्यक्ति अकाउंटेंट होता है, जिसको हिंदी में लेखापाल कहा जाता है। इसके बाद पुस्तक पालन जो है वो दैनिक प्रकृति का कार्य होता है, जबकि लेखांकन दैनिक प्रकृति का कार्य ना होकर विश्लेषणात्मक प्रकृति का कार्य होता है। पुस्तक पालन के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पुस्तक पालन का कार्य कर सकता है, जबकि लेखांकन से संबंधित विशेष ज्ञान और विशेष अनुभव की आवश्यकता होती है लेखांकन कार्य को करने के लिए। तो ये थे आपके लेखांकन प्रक्रिया के दो भाग। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिस्टमेटिक अपने इसके नोट्स बनाएंगे। तो चलिए अपन आगे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो लेखांकन सूचनाएं हैं ये इनके उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित कर दी जाती है, और मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं पर। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, जो लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता होते हैं इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक वे उपयोगकर्ता होते हैं जो आंतरिक होते हैं, एक वो होते हैं जो बाह्य होते हैं। आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरे हैं बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ताओं के अंतर्गत हम तीन प्रकार के व्यक्तियों को हम यहां शामिल करते हैं। प्रथम होता है व्यवसाय का स्वामी, व्यवसाय स्वामी। दूसरा होता है प्रबंधक, और तीसरे होते हैं व्यवसाय के कर्मचारी, व्यवसाय के कर्मचारीगण। तो तीन लोग व्यवसाय के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। जो भी व्यवसाय के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं वो अपने किसी न किसी निजी उद्देश्य के लिए या किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। व्यवसाय का जो स्वामी होता है इसने व्यवसाय में अपना धन लगाया होता है, तो ये अपने धन की सबसे पहले सेफ्टी चाहेगा कि मेरा धन जो है व्यवसाय में जो मैंने लगाया था वो सेफ पड़ा रहे, उसका नुकसान ना हो। तो व्यवसाय का स्वामी अपने धन की सेफ्टी के साथ ही साथ ये भी चाहेगा कि उसे व्यवसाय में धन लगाया है तो बदले में उसे व्यवसाय से लाभ प्राप्त हो। तो ये किस उद्देश्य के लिए व्यवसाय की लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता है? सर, व्यवसाय की लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यवसाय का स्वामी लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता है। प्रबंधक वर्ग का कार्य क्या होता है? सर, प्रबंधक वर्ग जो होते हैं ये व्यवसाय का प्रबंध करते हैं और व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने का कार्य भी इनका ही होता है। तो प्रबंधकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय निर्णय लेने के लिए लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करना होता है। जैसे विक्रय से संबंधित कोई निर्णय लेना हो
या विक्रय मूल्य मार्केट में क्या रखा जाए, या फिर लागत को किस प्रकार कंट्रोल करना है। लागत से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करके ये पता करते हैं कहीं लागत वेस्ट तो नहीं हो रही है। अगर लागत वेस्ट हो रही है यानी कि कोई खर्चा किया जा रहा है और वो खर्चा फालतू में किया जा रहा है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सब सूचनाएं उसे लेखांकन जो है सूचनाओं से प्राप्त होगी। तो प्रबंधक भावी निर्णय लेने के लिए लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। व्यवसाय के जो भी कर्मचारी होते हैं, ये सभी कर्मचारी अपने वेतन वृद्धि और अपने बोनस के लिए लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। और इसके बाद आते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता बहुत सारे होते हैं। इनमें जैसे मान लिया लेनदार हो गया, लेनदार हो गया एक, तो सरकार हो गई जिसे हम गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तीसरा बैंक भी हो सकता है। चौथा अनुसंधानकर्ता भी हो सकता है, अनुसंधानकर्ता भी लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता हो सकता है। और 5वें नंबर पे जो है आपका अन्य कस्टमर्स जो आपके होते हैं, देनदार बोल दो या ग्राहक बोल दो, देनदार या ग्राहक आपके व्यवसाय के, ये भी लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता हो सकते हैं। और विनियोगकर्ता, विनियोगकर्ता भी आपके लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता हो सकते हैं आदि। तो ये लोग आपकी लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता हो सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता हो सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आंतरिक उपयोगकर्ताओं में ये तीन लोग शामिल होंगे। इनके तीन के अलावा कोई भी लेखांकन सूचना का उपयोग करता है तो वो बाह्य उपयोगकर्ता ही होता है। तो देखिए, लेनदार बाह्य उपयोगकर्ता क्यों होता है? लेनदार होता कौन है, पहले तो ये जानना है। लेनदार वो व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति ने हमें उधार में माल बेचा था, यानी कि हमने जिस व्यक्ति से उधार में माल क्रय किया है और जिसको भविष्य में हमें भुगतान करना है, वो व्यक्ति लेनदार है। तो कोई भी व्यक्ति हमें जब उधार माल देगा तो पहले वो ये चाहेगा कि मैं जो उधार दे रहा हूं उसकी मेरी उधारी की सेफ्टी रहे, मुझे समय पे अपना पैसा मिल जाए। तो यहां पे लेनदार हमारी लेखांकन सूचनाओं से ये अपना संतुष्ट होना चाहेगा, लेखांकन सूचनाओं को देखकर, कि उसने जो उधार माल दिया है उसके बदले उसे भुगतान प्राप्त होगा या नहीं होगा। अगर लेखांकन सूचनाओं को देखकर अगर लेनदार को लगता है कि उसकी उधारी की रिकवरी हो सकती है तब तो ये हमें उधार माल देगा, लेकिन लेखांकन सूचनाओं को देख के लग सकता है कि इस उधारी की वसूली नहीं हो सकती है तो ये लेनदार हमें उधार में माल नहीं बेचेगा। तो ये लेनदार भी हमारे लेखांकन सूचना के उपयोग करता है अपने उधारी की सेफ्टी के लिए। सरकार को हमसे क्या चाहिए होता है सर? सरकार को हमसे चाहिए होता है टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया तुमको हमें जैसे मान लो जीएसटी देना है, तो अगर आपको जीएसटी देना है तो जीएसटी लगेगा बिक्री पर। तो बिक्री से संबंधित डाटा गवर्नमेंट देखेगी कि आपने जो जीएसटी जो कैलकुलेट करके दिया है गवर्नमेंट को, वो जीएसटी आपने सही दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपसे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लेना है तो आपकी व्यवसाय की आपकी पर्सनल जो इनकम है वो कितनी इनकम है जिस पर गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना है। तो आपके विभिन्न प्रकार के टैक्स के लिए गवर्नमेंट आपके लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करती है। फिर होता है बैंक। अगर आप बैंक से नकद साख या ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो बैंक आपके लेखांकन सूचनाओं को देखकर आपकी शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करेगा। शोधन क्षमता का अर्थ होता है कि बैंक ये जानना चाहेगा कि आपके पास कितनी संपत्तियां हैं या आपकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है, क्या आप बैंक से लिए गए ऋण और नगद साख का भुगतान कर सकते हैं। अगर आप बैंक इस बात से संतुष्ट होता है कि आप बैंक से लिए गए ऋण और नगद साख का भुगतान कर सकते हैं तो बैंक आपको ऋण देता है, अन्यथा बैंक आपको ऋण नहीं देता। और बैंक को ये जो संतुष्टि प्राप्त होती है ये लेखांकन सूचनाओं से ही प्राप्त होती है। इसके बाद होते हैं अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता वो व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करते हैं। तो अनुसंधानकर्ताओं के अंतर्गत जैसे लेखांकन या व्यवसायिक क्रियाओं पर या प्रबंध पर जो अनुसंधान करते हैं तो वो व्यक्ति लेखांकन के विशिष्ट जो कार्य हैं उन पर अनुसंधान करने के लिए लेखांकन सूचनाओं को एकत्र करते रहते हैं। विनियोगकर्ता कौन होते हैं? विनियोगकर्ता व्यवसाय स्वामी के अलावा अगर अन्य किसी व्यक्ति ने व्यवसाय में विनियोग किया हो, अपना धन व्यवसाय में लगाया हो, चाहे वो उधार दिया हो या अन्य किसी प्रकार से धन विनियोग किया हो अपने व्यवसाय में, व्यवसाय स्वामी के अलावा अन्य व्यक्तियों ने, तो अन्य व्यक्ति जब व्यवसाय में अपना धन लगाते हैं तो उन्हें बोलते हैं विनियोगकर्ता। और विनियोगकर्ता अपने धन का क्या चाहते हैं सर? अपने धन की सुरक्षा चाहते हैं
और सुरक्षा के साथ अपने धन पर जो इनको आय मिल रही थी वो आय की भी सुरक्षा चाहते हैं। तो विनियोगकर्ता अपने धन की सुरक्षा और अपनी आय प्राप्ति के संबंध में संतुष्टि लेखांकन सूचनाओं को देखकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपके लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता हो जाते हैं और ये आपके लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हम बस इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को हम कह सकते हैं लेखांकन शब्दावली। लेखांकन शब्दावली का अर्थ होता है, जहां हम बात करें लेखांकन शब्दावली, लेखांकन शब्दावली, तो लेखांकन शब्दावली का अर्थ है कि वे विशेष शब्द जिनको किसी विशेष विषय के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं उसे हम शब्दावली कहते हैं। और अगर मैं लेखांकन शब्दावली की बात करूं तो लेखांकन में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें विशिष्ट रूप से करना होगा, क्योंकि इन शब्दों का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि लेन देन क्या होता है, लेन देन क्या होता है, लेन देन किसे कहा जाता है, संपत्तियां क्या होती हैं, इसके अलावा दायित्व क्या होते हैं, इसके अलावा पूंजी क्या होती है, इसके अलावा खर्चे किसे कहा जाता है, खर्चा क्या है, आय क्या होती है, लाभ क्या होता है, प्राप्ति क्या होती है। ये शब्द आपके भले ही सुने हुए होंगे, सारे शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन इन शब्दों का लेखांकन के उद्देश्य से एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो लेखांकन के उद्देश्य से इन सभी शब्दों के विशिष्ट अर्थ क्या होते हैं, उन अर्थों के संबंध में हमें नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेखांकन शब्दावली के साथ। थैंक यू वेरी मच।